नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 2024 का लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, अब काफी वक्त हो चुका है। सरकार सेटल है, विपक्ष भी अपनी तरह से सेटल है, उसके बाद कई विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी लोग ये मान रहे हैं कि ये पूरा का पूरा चुनाव एक तरह से कुछ नैरेटिव्स पर लड़ा गया और कुछ लोग कहते हैं फेक नैरेटिव्स पर लड़ा गया, जिसमें एक बड़ा फेक नैरेटिव था संविधान को लेकर कि भारत का संविधान जो है, अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो देश में अगली बार चुनाव नहीं होगा, अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो देश का संविधान बदल देंगे, फलाना ढिमकाना, इस तरह की चीजें। लेकिन अब जबकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, ये नैरेटिव भी एक तरह से पूरी तरह से कह सकते हैं कि ध्वस्त हो चुका है। संविधान तो सुरक्षित है, देश में चुनाव भी लगातार हो रहे हैं। वो अलग बात है कि जहां जहां विपक्ष हारता है उस चुनाव पर उंगली उठा दी जाती है, जहां जहां विपक्ष चुनाव हारता है उसमें ईवीएम और संविधान को लेकर फिर से उंगली उठा दी जाती है। लेकिन अब जबकि संसद का सत्र चल रहा है तो कांग्रेस ने संसद के इस सत्र में अपने संविधान को लेकर जो उसने नैरेटिव बनाया था, उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए संसद के अंदर संविधान पर चर्चा मांगी और सरकार ने इस चर्चा को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने चर्चा मांगी, कांग्रेस को लगा कि इस मुद्दे पर बीजेपी को और सरकार को घेरेंगे, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया, क्योंकि सरकार को भी लगा कि उसको ये जो नैरेटिव बना है उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए उसको एक मौका मिलेगा और वो इस मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार कर पाएगी। और आज से संसद में 2 दिन की ये बहस शुरू हुई और ये बहस आज शुरू हुई, कल तक चलेगी। और दिलचस्प बात ये रही कि इस बहस की शुरुआत विपक्ष की तरफ से, इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी वाड्रा ने की, जो पहली बार की सांसद हैं और ये उनका पहला जो स्पीच था। दूसरी तरफ से राजनाथ सिंह ने इस पर सीधा इस मसले पर जो है अपनी विस्तार से बात रखी। लेकिन दोनों ही भाषणों को अगर कुल मिलाकर देखेंगे, दोनों क्यों, बल्कि मैं कहूंगा उसके बाद अखिलेश यादव बोले और तमाम नेता बोले, दोनों ही भाषणों को लेकर के ज्यादातर उसमें इतिहास को लेकर एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश हुई है। लेकिन दरअसल संविधान को लेकर जिस संकट का कांग्रेस जिक्र कर रही है, वो कहीं भी कांग्रेस के भी भाषणों में या प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर अगर मैं कहूँ अखिलेश यादव, उनके भाषणों में उस तरह की चीज सुनाई नहीं दी, दिखाई नहीं दी। कुल मिलाकर देखें तो ऐसा लग रहा था कि अपने अपने चुनावी जो उनके आपके जो चुनावी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी कॉन्स्टिट्यूंसीज को जो है वो एक तरह से मैसेजिंग देने का काम कर रही थी। तो सवाल यह है कि ऐसे में संविधान की जो बात थी, संविधान की चर्चा थी, वो कहां जा रही है। इस पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे 2 टूक में। और ये भी बात जरूर है कि आज राजनाथ सिंह की तरफ से पलटवार, प्रियंका गांधी ने अगर सरकार पे वार किया तो राजनाथ सिंह की तरफ से जो है जोरदार हमला किया गया विपक्ष पर। और ये कहा गया जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका और कांग्रेस जो है और साथ साथ अखिलेश यादव संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, तो उन्होंने एक तरह से व्यंग भी कसा और बड़ा तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कुछ लोग संविधान को जेब में रख के घूमते हैं और उनको बचपन से इस बात की आदत है संविधान को जेब में रखने की। एक बड़ा हमला था, खास करके कांग्रेस के इतिहास को याद दिलाते हुए उन्होंने ये बात कही थी। तो इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, जेब में संविधान। और उन्होंने ये भी कहा हाईजैक का प्लान, संविधान को हाईजैक करने का कौन प्लान बना रहा है, जेब में संविधान, हाईजैक का प्लान, इस पर चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़े, आइए जरा सुन लेते हैं इस मुद्दे को लेकर राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी वाड्रा और बाकी लोगों ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौकों पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे ओके। मैंने हमारे संविधान की ज्योत को जलते हुए देखा है और इसके साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। दुख की बात यह है
कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। देश के 20 करोड़ से ज़्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता, तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है? हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस का इतिहास है, यह कभी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सम्मान नहीं देती है। इस देश का इतिहास गवाह है। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लगातार राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू किया करते थे। यहाँ तक कि जब उनकी मृत्यु हुई, उनको दिल्ली में आवास तक नहीं दिया गया। तो संविधान का सम्मान या अपना अपना चुनावी ज्ञान, सब लोग अपने अपने चुनावी जो उनका अपना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको ऐसा लगा कि उसको फीड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आज मेरे साथ 5 मेहमान आज की डिबेट में जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आइए पांचों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा देता हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में जो सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ स्टूडियो में निपुण आलम बयान जुड़े हैं और वो शिक्षाविद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विजय शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा जो हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजीज़ खान साहब जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अजीज़ खान जी। और मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। आप पाँचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत मैं सैयद जवाद आपसे करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इस पूरी डिबेट को मांगा गया था, लेकिन जो पूरी डिबेट हुई, चाहे वो प्रियंका गांधी का भाषण हो या बाकी जो तमाम चीज़ें थी, उसमें संविधान को लेकर क्या था? संविधान के ऊपर खतरा है। बीजेपी ने सरकार में आने के बाद संविधान को ख़त्म कर दिया है, संविधान को बदल देगी, संविधान के ऊपर वो तो कहीं था ही नहीं। अपनी अपनी राजनीतिक जो है मैसेजिंग देने की कोशिश हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक भाई, वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, संविधान के ऊपर प्रहार आज से नहीं हो रहे हैं, एक लंबे वक्त से हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे आरएसएस हमेशा से संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी रही हुई है। उसकी नज़ीर आप इस तरीके देखिए, 1949 में ऑर्गेनाइज़र के अंदर एक लेख छपा था जिस पे गोलवालकर कहते हैं कि इस संविधान के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हो या चीज़ों, उसमें तमाम आलोचनाएं करी। बाकायदा पूरा एक लेख लिखा हुआ था सितंबर के आसपास महीने के अंदर। बाकायदा उन्होंने खुल करके इस चीज़ और मनुस्मृति को लागू करने का जो पुरजोर समर्थन था वो करा। फिर उसके बाद आप देखिए भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने हमेशा ये कहा है कि जब भी हमारे पास 400 सीटों का भी जिक्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के एक सांसद ने कहा कि हमको चाहिए और हम संविधान बदलते हैं। 29 जनवरी 1993 के अंदर कल्याण सिंह ने भी इस बात को दोहराया था कि अगर हमारी सत्ता बनती है और पूर्ण बहुमत की लोकसभा और राज्यसभा में होता है तो हम जो है संविधान बदलेंगे। संविधान बदलेंगे, कल्याण सिंह ने कहा। जी पूरा बाकायदा लिखा हुआ, कहिए मैं कोट कर दूंगा उसको। और मुझे लगता है वो खबर जरूर आपको जी विवेक देवराय ने अभी आर्थिक सलाहकार समिति के जो इस वक्त अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को कहा कि पुराना हो गया, हमें नए संविधान की जरूरत है। फिर कभी आरक्षण की समीक्षा को लेकर के बाद कभी इन्होंने इस बात को भी कहा, ये हमने नहीं करी, मोहन भागवत साहब ने की। और तमाम अरुण शौरी का भी एक लेख लिखा हुआ है, उस वक्त के वो भाजपा के बड़े नेता रहे हो। उन सबको अगर उठा करके पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी जो है वो भाजपा की सोच रही है। अब ये कोई ढकी छुपी ऐसी बात नहीं रहेगी। और आप देखिए इस बार जो मतलब दिक्कत क्या है, मैंने जो बात कही थी ना, इतिहास में लोग जा रहे हैं जी
और आज वर्तमान की बात नहीं, अभी जो है कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा और बाकी लोगों ने कहा कि जब इमरजेंसी की बात हुई, जब यह बात हुआ कि देश में पहली बार जो है लोगों का जो जीने का अधिकार जो है छीन लिया गया था, तब आप लोग कहते हैं इतिहास की बात हो रही है, लेकिन आप निकाल कर आ रहे ऑर्गेनाइजर में वो छपा था, लेख जो छपा था और ये इसका नहीं, ये तो कहां पर है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं, देखिए इससे कोई, अगर आपको इतिहास के उस पर करना है तो फिर इतिहास पे हम ये डिस्कस करेंगे। नेहरू के बहुत अच्छी बात है। फिर नेहरू जी ने संविधान कब बदला, इंदिरा गांधी ने संविधान पे कब प्रहार किया, कब जो है लोगों की जीने की आजादी, फिर हम डिबेट उसी पे करेंगे ना। आज का तो कोई संकट नहीं है, मतलब इतिहास नहीं, मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो जिससे बीजेपी निकली है, आरएसएस, जिस आरएसएस की माइंडसेट आइडियोलॉजी निकली, वो हमेशा से संविधान विरोधी रही। इसमें कौन सी ढकी चुपने बंदे, कभी ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म के ऊपर प्रहार करते हैं कि नहीं सेकुलर लफ्ज बात कर रही है चीज संविधान लागू होने के। मैं आपको नेहरू जी की याद दिला रहा हूं। नेहरू जी ने मालूम है क्या कहा था संविधान लागू होने के करीब 15 या 16 महीने बाद? उन्होंने कहा संविधान मर रहा है। ये नेहरू जी के शब्द हैं, नेहरू जी के किताबों में लिखे हैं। उन्होंने कहा संविधान मर रहा है, 15 महीने बाद उनको लगा संविधान मर रहा है। उन्होंने कहा इसको जीवंत करने की जरूरत है, इसलिए जो है इस तरह के बदलाव हो रहे हैं। तो नेहरू जी जब कहे कि संविधान मर रहा है तो वो ठीक है। देखिए आज दिक्कत नहीं है, इंदिरा गांधी संविधान को खत्म कर दे उसमें दिक्कत नहीं है। नहीं, देखिए संविधान, इंदिरा गांधी जीने का अधिकार छीन ले उसमें दिक्कत नहीं है। सुनिए अशोक भाई, अगर मुझे वक्त मिलेगा पूरी अपनी बात, मैंने आपको रोका ही नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा था। मैं इसीलिए पूरी अपनी बात रख लूं, कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप सवाल रख लीजिए कि खूबसूरत डिबेट ही यही होती है कि मैं पूरी बात कर लूं फिर आप अपने सवाल रख लीजिए। दूसरी बात, आज के अंदर जो मैं सदन की स्थिति देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है सदन चिल्लाने की। अगर सदन नहीं चल रहा है और अगर विपक्ष जो है विरोध कर रहा है तो सदन चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप विपक्षी नेताओं को सुनते ही नहीं है। आज की डेट में जो मूलभूत समस्याएं, जैसी अब अडानी का मुद्दा है, अशोक भाई एक 10 सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी अडानी के मुद्दे पे चर्चा हो रही है, वो जॉर्ज सोरस को लिया रहे हैं। ठीक है, आप कर लीजिए कि पहले अडानी पे चर्चा तो हो जाए। मणिपुर पे लोग चर्चा चाह रहे हैं, मणिपुर पे चर्चा हो जाए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है। और अगर आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं अशोक भाई, मैं कितना भी अच्छा खेल लूं, बेहतरीन से बेहतरीन मेरे पास प्ले हो रहा है, अगर रेफरी ईमानदार नहीं है तो उस खेल में बताइए प्लेयर की क्या गलती होगी? आप देखिए, मैं तो बड़ा आदर और सम्मान, आपने 10 सेकंड कहा था, हो गया। आपने कहा कि रेफरी ईमानदार नहीं है, वो ठीक है, आपको लगता है रेफरी ईमानदार नहीं है, लेकिन गली मोहल्ले में जब क्रिकेट मैच होते हैं ना तो एक बच्चा ऐसा भी होता है, जैसे उसकी डंडी गिरती है ना, विकेट गिरती है, तो वो अपना बैट लेके भाग जाता है और कहता है कि जी मैं तो, मेरा जो है मेरी पिच है, मेरा खेला है, और ये जो है ये कैसे, ये मुझको अंपायर कैसे आउट। गली मोहल्ले में वो भी एक रोतड़ू बच्चा होता है, तो वो रोतड़ू बच्चा भी दिख रहा है, देश को देख रहा है, वो रोतड़ू बच्चा कौन है वो भी हम देख रहे हैं। अशोक भाई एक मिनट आपने, मैंने आपको रोका नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने बात शुरू की थी, आप इतिहास में गए। मैंने कहा आज संकट क्या है, संकट आप इतिहास में चले गए। अब इतिहास में जाएंगे तो नेहरू जी का भी इतिहास है, इंदिरा जी का भी इतिहास है, राजीव गांधी जी का भी इतिहास है, कैसे शरिया जो है इंपॉर्टेंट हो गया था और जो है संविधान पीछे रह गया। तो इतिहास सबका है। अगर आपको इतिहास में बात करनी है तो फिर ठीक है, इतिहास पे सब गड़े मुर्दे उखाड़ते रहिए। आज फिर संविधान को लेकर जो चर्चा हो रही है उसको ऐतिहासिक बनाइए कि भैया हम इतिहास पे चर्चा करेंगे। फिर आप संसद पे आ गए कि संसद में बोलने, अगर संसद का संकट है तो वही संसद का संकट है, उसके लिए संविधान कहां से? संविधान में आपको लगता है तो यही मैं चीज एग्जैक्टली, मेरा भाव यही है कि जो आप लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो आप लोगों की बातों में नहीं दिख रहा है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही है। इससे ज्यादा क्या बात रखी जाए कि आप चर्चा, पहला सेशन भी आपने देखा कि ऐसी चला गया, सत्ता पक्षी नई संसद के अंदर, सुनिए अशोक भाई, नई संसद के अंदर चर्चा नहीं हो रही। मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा, मेरे पास बाकी मेहमान है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपकी संसद की परेशानी है, संसद नहीं चल रही, तो वो तो संसद नहीं चल रही, उसका तो लंबा इतिहास है, उसको लेकर फिर मैं जाऊंगा तो उसके लेकर मुझे याद दिलाना पड़ेगा संसद में कब तो नहीं चलना चाहिए क्या? मैं कब कह रहा हूं संसद चला, चर्चा किन मुद्दों को? नहीं, वो फिर मैं कह रहा हूं, अगर आपकी परेशानी है कि संसद नहीं चल रही तो भाई बैठिए ना, उसको आप संविधान का संकट, मैंने तो संविधान के ऊपर बता दिया संकट था। मैंने कितने पे संकट, आपने फिर इतिहास में गए। मैं कह रहा हूं इतिहास, मैंने अभी की बात बोली, मैं तो अभी की बात कह रहा हूं। मैंने आपको बताया कि 400 सीटें क्यों मांगी जा रही हैं भाजपा के नेता। अब आप इसको भी नकार दीजिए कि झूठ है कि 400 सीटें इसलिए चाहिए, ये क्लियर स्टेटमेंट है। मैं उसको नहीं नकार रहा। एक मिनट, मैं आगे बढ़ता हूं। आपने जो कहा वो मैं बीजेपी से पूछूंगा, लेकिन एक बात जरूर, मैंने तो विवेक देवराय आज भी आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं और वो क्लियरली इस चीज को कह रहे हैं। भाई हो गया, मैं आ गया। देखिए 400 बीजेपी के एक दो नेताओं ने बोला था
और जब एक दो नेताओं ने बोला था, विवेक देवराय बोले, विवेक देवराय बीजेपी की सरकार नहीं चला रहे, आर्थिक सलाहकार समिति में अध्यक्ष है, उनको हटाइए। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, आप उनको हटाइए। अच्छा, अगर आप विवेक देवराय की बात कर रहे हैं कि विवेक देवराय सब कुछ है, तो आज आपको ये एक मिनट रुकिए, अब मैं आपको बताता हूं। आज जब प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही थी, उनके पीछे कौन बैठा था? कौन बैठा था प्रियंका गांधी वाड्रा के पीछे? ये जो संविधान की डिबेट कर रहे थे, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पीछे उन इमरान मसूद को बैठाया था जो ओपनली कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट दूंगा। गलत ये संविधान की गलत तो विवेक देवराय का भी है, विवेक देवराय का भी है। तो ये और सैयद जवाद यहां बैठ के ज्ञान दे दे कि गलत है, लेकिन सैयद जवाद कितना मना कर दे, लेकिन अगर इमरान मसूद को बैठाया था तो उसके पीछे एक मैसेजिंग थी, वो जानबूझकर विवेक उनको बैठाया गया था। और जिस तरह की पोजीशनिंग थी, जिस तरह की, अब मेरी बात पूरी करने दीजिए, जिस तरह की पोजीशनिंग थी, वो जानबूझ के अपना चेहरा दिखा रहे थे, क्योंकि मैसेज किसको दे रहे थे? मैसेज दे रहे थे वायनाड के मुस्लिम वोट को, मैसेज दे रहे थे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट को कि देखो मोदी की बोटी बोटी काटने वाला मेरे साथ है इमरान मसूद। ये मैसेजिंग थी प्रियंका गांधी वाड्रा की। और आप ये तो आरोप है, ये तो इन आरोपों में कोई दम नहीं है, आपके आरोप है, ये आपके आरोप है, संविधान की दुहाई और बोटी बोटी पर ये तो परसेप्शन, वो उस चीज के लिए भी आपने माफी मांग चुके हैं। हो गया वो माफी मांग चुके हैं उस बयान के लिए। माफी तो बहुत होती है, माफी तो जिन लोगों ने संविधान बदलने की बात की तो हार गए ना, खत्म हो गया। बीजेपी के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि बीजेपी के प्रधानमंत्री ने कह दिया हमें स्वीकार नहीं है, वो आपको स्वीकार नहीं होता, लेकिन माफी मांगनी वो ठीक हो गया। बोटी बोटी 29 जनवरी 1998 के बाद उनको पुरस्कार दिया गया, गवर्नर बनाया गया कल्याण सिंह को। आप अकेले नहीं है इस डिबेट में। लेकिन आप बोलिए तो कम से कम मेरी बात तो रखने दीजिए। कितनी देर से आप ही की बात सुन रहा हूं, बाकी मेहमान सबसे ज्यादा इंटरप्ट करते हैं। इंटरप्ट आपको मैंने बिना इंटरप्ट बोलने दिया नहीं दिया। ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए, कहां दिया? रोतड़ू बच्चा मत बनिए कांग्रेस की तरह कि डंडी गिर गई तो मेरा बल्ला मेरा बल्ला मेरा बल्ला। मैं तो मुस्कुरा रहा हूं, रोतड़ू बच्चा मैं तो मुस्कुराता वो बच्चा भी है, मुस्कुराता वो बच्चा भी है, क्योंकि उसको अपने बैट के ऊपर गुमान होता है कि बल्ला मेरा है, पिच मेरी है तो मैं ही खेलूंगा। वैसे रोतड़ू बच्चा मत बनिए, डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए। चलिए, मैं विजय जी वो कह रहे हैं कि भाई आपकी ओर से जो बयान दिए गए थे, और वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार के जो सदस्य थे उनकी ओर से बयान दिए गए थे, और वो इतिहास में भी जा रहे हैं कि आप लोगों की मंशा जो है वो कभी भी संविधान को लेकर ठीक नहीं रही। मूल समस्या ये है। आवाज दीजिए। पहले मैं इनकी सैयद जवाद जी की बात का जवाब दे देता हूं ना। 3-4 मुद्दे उठाए। सबसे पहले इन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाया। आप साक्षी है, देश साक्षी है, संसद के अंदर हमने चर्चा कराई इनके कहने से। ये 5 मिनट बैठे भाग्य पीठ दिखा के संसद के अंदर वॉकआउट करके, ये पूरे देश ने देखा। अब अडानी जी की बात पे आ जाती है। अडानी के मुद्दे पे ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने जांच की, उनके निर्देश के अनुसार वो पाक साफ होकर आए, वो भी होगी। तीसरी इन्होंने बात की कि संसद में किस तरह से, सबको याद होगा, सबने देखा था, सबने सुना था, कुरियन साहब थे, राजीव शुक्ला जी कैसे उनके कान में बोलते हैं कि अर्जन कर दीजिए और अर्जन हो जाती है। अब 400 सीटों वाली बात सुन लीजिए। सरकार के मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। जब उन्होंने छाती ठोक के कह दिया कि संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, अगर बाबा साहब भी नीचे आ जाए तो संविधान को कोई उंगली नहीं लगा सकता, तो प्रधानमंत्री बड़े हैं या कोई कहीं किसी जिले का या किसी राज्य का नेता कह दे वो बड़ी मायने रखती है। तो इनको समझना होगा, पिक एंड चूज नहीं चलता है। यहां पे हमने संविधान जो है वो मजबूत किया है। मैं बता देता हूं, आप मुझे बताइए, जो संविधान है उसका क्या था कि एक देश एक विधान एक निशान। 370 लगा के इन्होंने क्या किया था? वहां 2 झंडे थे। 6 साल में इलेक्शन होता था जम्मू कश्मीर में, हमारे SC OBC को आरक्षण नहीं मिलता था। हमने वो 370-35 से हटा के क्या किया? वहां के लोगों को जो SC OBC, पहाड़ी, गुजरवाल जितने थे उन सबको आरक्षण देने का काम किया। तो ये बातें होती हैं। अब मैं आपके इतिहास पे भी जवाब दे देता हूं। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहने वालों उन्होंने क्या कहा था कि भाई संविधान को पूरी तरीके से चेंज करने की आवश्यकता है। शुरू से लेकर आखिर तक लें, 1949 से लेके 1952 में लें, 51 में लें, किसी में आप उठा के देख लें, सबसे ज्यादा संशोधन भी सही मंशा के लिए नहीं। आपने जैसे ही इंदिरा गांधी का इलेक्शन वहां से उच्च न्यायालय से निरस्त हो जाता है, आपने आपातकाल लगा दिया, लोग जेलों में ठूस दिए गए। कौन? जो विपक्षी दलों के थे। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई।
आप मुझे बताइए कौन सा मौलिक अधिकार छीन लिए गए? भाई आप इस मुंह से बात करते हो। 2011 में आपने जो आरक्षण मिलता था हमारे एससी भाइयों को जामिया में, वो छीन लिया गया, अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया गया। तो इससे संविधान होता है। आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस टाइम के कहते हैं कि देश के संसाधनों पे, प्राकृतिक संसाधन नहीं, संसाधनों पे पहला हक किसका है? मुसलमानों का है। ये कैसी बातें आप करते हो? आपको मैं सुनवा दूं, राजीव गांधी जी जो ईवीएम को लाए थे, वो बैलेट पेपर पे क्या कहते हैं कि भाई इनकी 86 सीटें आ ही नहीं सकती। अरे भाई कैसे नहीं आ सकती? तो मैं वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है मुझे लगता है, क्योंकि आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि है भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। तो मुझे लगता है प्रियंका और 5 सेकंड का समय। अच्छा जल्दी आप बताइए मुझे, एक जस्टिस है, 3 जस्टिसों को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, और वो भी राष्ट्रपति की इच्छा के बगैर। और वहां क्या ये संशोधन करते हैं, उसके बाद में एक संशोधन आता, कहते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गवर्नर पद से हटने के बाद में भी उनके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता है। भाई ये संविधान से ऊपर हो गया, नहीं हो गया? तो कैसी कैसे बातें करते हो आप? मैं देखिए फिर कह रहा हूं कि सब अपना अपना इतिहास गिना रहे हैं, सब अपनी अपनी जो उनकी अपनी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको सबको जो है एड्रेस कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे इंटरेस्टिंग बात बड़ी ये लगी कि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा, मतलब भाई आपके पिताजी लाए थे भाई संविधान संशोधन करके ईवीएम, आपके पिताजी संविधान संशोधन उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि बीजेपी को एक बार ज्यादा सीटें मिल गई तो आपके पिताजी ने कहा बैलेट में तो गड़बड़ है भाई, बैलेट में गड़बड़ है, इसीलिए आपके पिताजी संविधान में संशोधन करके ईवीएम लेकर आए। अब जो है मतलब बेटा बेटी दोनों कह रहे हैं कि भाई हमको पिताजी ने जो किया वो गलत कर दिया, उसको वापस करो। तो भैया आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, चलो समझ में आता है, चुनाव आयोग पे, देश पे भरोसे नहीं समझ, लेकिन अपने पिताजी पर तो भरोसा रखिए कि आपके पिताजी जो लाए होंगे कुछ ठीक किया होगा उन्होंने। बहरहाल मैं अजीज खान जी की तरफ जा रहा हूं। अजीज खान जी, जो अखिलेश जी ने वो बोला, उनके भाषण का पूरा कुल मिलाकर जो सार था वो यही था कि भाई इस देश में मुसलमान असुरक्षित है, मुसलमान असुरक्षित है, और पूरी तरह से जो संभल से शुरू हुआ था वो इसी मैसेज को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। संविधान कहां था इसमें? देखिए अशोक जी, मैं अगर इसका लब्बो लुबाब, अगर इसको मैं 2 लाइन में बोलूं तो इसको कह सकते हैं कि आज बीजेपी के द्वारा सभी का ध्यान भटकाया जा रहा है। आज बीजेपी के द्वारा सभी का ध्यान भटकाया जा रहा है। हमें मंदिर, मस्जिद और धार्मिक उन्माद में उलझाकर संविधान द्वारा दिया गया हक हमारा मारा जा रहा है, हम सभी का। ये हालात, अब आप बता रहे हैं कि साहब ये अल्पसंख्यकों के बारे में बात किया, उन्होंने पीडीए के बारे में बात की, आपने गौर किया होगा, पीडीए का नाम भी लिया। मैं कह रहा हूं, आपने कभी देखा जब से मुल्क आजाद हुआ, जिस तरह बुलडोजर चलाया गया, जिस तरह जो धार्मिक स्थल है उस पर उसको निशाना बनाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, अपने ही देश में अपने ही नागरिक सुरक्षित नहीं है, ट्रेन में जा रहा आदमी मार दिया जा रहा है, रास्ते में जा रहा है उस पर मॉब लिंचिंग हो रही है, मोहल्ले में सुरक्षित नहीं है। जिस तरह धार्मिक उन्माद और नफरत को बढ़ावा दिया गया और किस तरह भाई को भाई से जुदा करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या वाकई में संविधान ने यही बराबरी का दर्जा दिया है? आर्टिकल 14, एक तरफ तो आप समानता के अधिकार की बात करते हो जो हमारे संविधान ने दिया, दूसरी तरफ आप छुआछूत, दूसरी तरफ आप किसी को निशाना बना रहे, टारगेट बना रहे। किस तरह हालात पूरे देश में नफरत के बने हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं, स्टेज पे चढ़कर क्या बोलते हैं कि साहब एक खास कम्युनिटी के लोग आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी बेटियों को क्या क्या बात बोला जा रहा है। क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? संविधान में ये सब दर्शा सकते हैं, ये सब हक है बोलने का जो संविधान की शपथ ले रहा है। एक बात, दूसरी बात, कई मुद्दों पे चर्चा किया गया। अभी कह रहे थे साहब मणिपुर पे चर्चा हुआ, मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? आखिर मणिपुर पर चर्चा ही क्यों हो? चर्चा से पहले उसका निस्तारण क्यों नहीं हुआ? माननीय प्रधानमंत्री महोदय एक लंबे टाइम से क्या उस पर उसका ख्याल नहीं रख सकते हैं? उस पर जवाब नहीं दे सकते हैं? वहां शांति का बहाल नहीं कर सकते? नहीं, चुनाव में जाने का समय है, तमाम जगह दौरा करने का समय है,
लेकिन मणिपुर एक शब्द नहीं बोल रहे। मणिपुर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मणिपुर जलता रहा और जल रहा है। देखिए मणिपुर पर आप कैसे बोलेंगे? क्या वहां के लोगों को संविधान ने यह हक नहीं दिया कि उनको सुरक्षा मिले? अभी ईवीएम पे बात हो रही थी, दे रहे थे साहब बैलेट पेपर, ईवीएम और फलाने ने कहा और ये कहा। अरे भाई आपके जो सबसे बड़े लीडर हैं आडवाणी जी, वो तो सलाहकार रहे, एक किताब लिखा था, फिर इतिहास में चले गए, प्रवक्ता ने, फिर इतिहास में चले गए। अरे मैं लौट के आ रहा हूं ना, मेरी बात सुन ले। वो चूंकि उन्होंने सवाल किया था उस पर जवाब देना तो उसके बाद उन्होंने वीवीपैट आने के बाद ये भी कहा कि मैं संतुष्ट हो गया। वीवीपैट से हल होगा नहीं तो फिर आप बैलेट पेपर की बात, एक मिनट सर मुझे बोलने नहीं, आप बोलिए, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। जब आप आडवाणी जी की बात करते हैं तो आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं ना। पूरी बात बताया करिए कि जब वीवीपैट की बात आई तो आडवाणी जी ने कहा हम संतुष्ट हैं। पूरी बात बताइए, अब आप आगे बढ़िए। तो सर उस किताब का भी जिक्र कर दीजिए जो नरसिम्हा ने लिखा है, जीवी नरसिम्हा ने लिखा है, उसमें भी वीवीपैट तो है नहीं। आप सुनिए मेरी बात सर प्लीज, बोलिए सुने, उसमें नहीं लिखा हुआ। दूसरी बात, अभी आप कह रहे हैं साहब कि संविधान ने हक दिया आरक्षण का। 1931 में आपका जनगणना होता है, उसके आधार पर आप आरक्षण दे रहे हैं। क्या ओबीसी समाज जो इस वक्त है, जो पिछड़ा है, दलित है, ओबीसी है, क्या उसको आज लेटेस्ट जो जनगणना हुई है उसके आधार पर उससे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? उसके आरक्षण को आप खा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, सब 4% आरक्षण दिया, 23% आप खा गए। सर अब आने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। अभी सर हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति हुई 2018 से 23 के बीच में। ये केंद्रीय कानून मंत्रालय के वेबसाइट का मामला है। वहां पे जवाब में दिया गया कि 650 जजों की नियुक्ति हुई, जिसमें 492 हाई कोर्ट के जज जनरल कैटेगरी। साहब ओबीसी को कहां ले गए आप SC ST को आप क्या उनको आरक्षण नहीं देंगे? आप 492 जज जो हैं वो जनरल कैटेगरी के उसमें अपॉइंट हो रहे, तो आप कह रहे हैं आरक्षण। अरे आरक्षण से तो खिलवाड़ कर रहे हैं आप। ओके, आरक्षण को तो खाए जा रहे हैं। ठीक है। एक बार जब आप मेरा सिर्फ इतना सुझाव है, मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। मेरा सिर्फ इतना सुझाव है, जब आप आरक्षण की इतनी चिंता करते हैं ना, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण की चिंता करा करिए। और वहां भी कहिए कि वहां जो दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी है, वहां 70% आरक्षण है मुसलमानों के लिए और SC ST के लिए 1% का आरक्षण नहीं है। 1% का आरक्षण नहीं है, उस पर भी जरा चिंता करा करिए। एक बार मुझे बोलने दे। दूसरी बात है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी SC ST को कोई आरक्षण नहीं है, जरा उसकी भी चिंता करिए। और आपने 2 शब्द बड़े अच्छे कहे। एक मिनट रुकिए सर, 1 मिनट। अरे सर आपको बिना रोक टोक बोलने दिया, आपकी बात आपने बड़े अच्छे शब्द कहे 2, मुझे बड़े अच्छे शब्द लगे आपके। संविधान की शपथ और समानता, बहुत अच्छे शब्द हैं सर। लेकिन सर आपकी समाजवादी पार्टी संविधान की शपथ लेने के बाद समानता के कानून पर मानती है? 2013 आपको याद दिला रहा हूं सर, 2013 में बार मैंने पूछा था सर। एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं हुई सर, अभी तो मैं तथ्य रख रहा हूं। आप इतनी जल्दी क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने आपको रोका नहीं, मैंने आपको टोका नहीं, बेरोक टोक बोलने दिया। अब मैं कुछ तथ्य जनता के सामने रख रहा हूं कि समानता की बात करते हैं, संविधान के शपथ की बात करते हैं। 2013 में जब दंगे हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी ने बाकायदा 90 करोड़ रुपए दंगा पीड़ितों के लिए एक लिस्ट जारी की थी और कहा था दंगा पीड़ितों को 90 करोड़ देंगे। और समानता क्या, दंगों में हिंदू मुस्लिम दोनों मरे थे, लेकिन 90 करोड़ की जो पूरी राशि थी वो मुसलमानों के नाम थी कि सारे दंगा पीड़ित मुसलमान के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी कान उमेटे थे सर, सुप्रीम कोर्ट ने कान उमेटे थे। उसके बाद आपने ठीक किया, तब आपको संविधान की शपथ याद नहीं आई थी, तब आपको समानता की बात याद नहीं आई थी। दिक्कत यही है आप लोगों के साथ सर, प्रॉब्लम यही है। अवधेश जी, अशोक जी, आपने लगातार क्वेश्चन तो पता नहीं क्वेश्चन किया तो आंसर दिया, मुझे यही नहीं मालूम। मैंने तो आपको आंसर दिया सर, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया आपका, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया आपसे सर। आपने इतने तर्क दिए हैं तो उस तर्क के जवाब सुनिए ना। बताइए। अच्छा बताइए, 90 करोड़ क्यों मुसलमानों को ही मिलेंगे? दंगा पीड़ित में क्या मुसलमान ही मारे गए थे? बताइए, तर्क दीजिए। नहीं, पहली बात तो आपका आंकड़ा ही गलत है। बिल्कुल सही है, चुनौती के साथ कह रहा हूं, चुनौती के साथ कह रहा हूं। अभी निकाल दूं कब्रिस्तान और शमशान, सुनिए मेरी बात, अभी निकाल दूं। ना आप कब्रिस्तान, ना एजाज जी बहकिया मत, कब्रिस्तान शमशान पे मत जाइए। मुझे बताइए जो मैंने आंकड़ा दिया वो कैसे आप कह रहे हैं गलत है, मुझे साबित कीजिए। मैं आपको साबित करता हूं। अभी मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना देता हूं।
आप एंकर नहीं, आप हल्ला कर रहे हैं। अब लीजिए, अब आप इधर उधर जा रहे हैं। मैंने जो तर्क उठाया उस तर्क का जवाब दीजिए, बोलिए। नहीं नहीं नहीं, ये गलत तर्क है आपका, बोलिए। आप सुनना नहीं चाह रहे, अरे बोलने नहीं दे रहे। अरे आप मुझे खुद तर्क का जवाब दीजिए। मैंने आपसे सर नहीं। मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा था, मैंने एक फैक्ट रखा। आप मेरे आपने फैक्ट को चुनौती दे रहे हैं। बस चुनौती दीजिए, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना देता हूं। जो रखा उसका जवाब देने दीजिए मुझे। ना ना ना, आप जो मैंने कहा उसको आप गलत साबित करिए। चलिए, एक बात आपको बताएं सर, आप जिस तरह काउंटर कर रहे हैं, ये काउंटर का तरीका नहीं है। पहली बात अशोक भाई, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आप जिस तरह इधर उधर मोल्ड कर रहे हैं चीजों को, मोल्ड करने का ये बेहतर तरीका नहीं है। मोल्ड मत करिए आप। और अगर आपने सवाल किया तो जवाब दीजिए। मैंने सवाल नहीं किया। अरे सर मेरी बात सुनिए, आप ऐसा करिए, देश में आज क्या हो रहा है मुझे बताइए। आप उस पर ऑलरेडी बता चुके देश में क्या हो रहा है। मैं उसका आपने खूब जोर से बताया देश में क्या हो रहा है। मैं अवधेश जी के पास उसका काउंटर लेने जा रहा हूं कि देश में लिंचिंग हो रही है, कोई सुरक्षित नहीं है। मैं उसका जवाब अवधेश जी से लेने जा रहा हूं, वो पत्रकार है। मेरी ओर से कोई टिप्पणी नहीं है। आपने सिर्फ समानता की बात की थी, संविधान की शपथ की बात की थी। मैंने आपको सिर्फ एक तथ्य याद दिला दिया। अगर आप उस तथ्य को गलत साबित कर दें तो मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांग लेता हूं। अरे सर कुछ नहीं करेंगे आप बताइए ना। कुछ नहीं करेंगे। मैं कान पकड़, आप साबित कर दीजिए मैंने गलत बोला। आप अरे सर आप लोग पता नहीं कहां से तर्क ले आते हैं। कहां से, एक मिनट, कहां से। मैं आपको अभी सुना देता हूं सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अवधेश जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना रहा हूं। और उसके बाद आप मत कहिएगा सर, मैं फिर कह रहा हूं और आप मुझे गलत साबित कर दीजिएगा। एक बात सुनिए, एक बात, तोड़ मरोड़ के किसी चीज को पेश करने से मैं आपको चुनौती दे रहा हूं एजाज खान साहब। 90 करोड़ सिर्फ आपने मुसलमानों के लिए, आपको चुनौती दे रहा हूं, आपको चुनौती दे रहा हूं। मेरी डिबेट में दो टूक करता हूं मैं और तथ्यों के साथ करता हूं। आप साबित कर दीजिए, और नहीं तो आप तय कर लीजिए कि आपकी सजा क्या होगी अगर मैंने साबित कर दिया तो। अरे भाई एक मिनट, अब ये तो कोई तरीका ही नहीं। तो फिर सर आप कह रहे हो मैं तोड़ मरोड़ कर रख रहा हूं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप सर सुनिए सर मैं एक मिनट सर सुनिए एजाज साहब, लोगों को ना बरगलाना नहीं चाहिए डिबेट में। आप अपने तर्क रखिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। आपने अपनी बात कही, मैंने भी एक तथ्य रखा। आप कह रहे हैं मैं तोड़ मरोड़ कर रख रहा हूं, आप लोगों को बरगला रहे हैं। मैंने जो तथ्य रखा वो फैक्ट है और मैं चुनौती देकर कह रहा हूं वो फैक्ट है। आपके नाना सर आपके हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा, आपके हाथ हिलाने से। अवधेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जो इन्होंने कहा देश में मॉब लिंचिंग हो रही है, देश में कोई सुरक्षित नहीं है, ये एजाज खान जी बोल रहे हैं। अवधेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। तो ये तो बैठ के टीवी डिबेट रोज करते हैं हमारे सामने, और इतना बीजेपी पर हमला करते हैं, आरएसएस पर हमला करते हैं, हम लोगों की भी आलोचना करते हैं। देखिए ये तो बहुत, मतलब क्या बोला जाए। अरे मुसलमान होना कोई न तो अपराध है न विशेषाधिकार है, भारत के नागरिक हैं। लेकिन अशोक जी, मुझे इस कारण पीड़ा भी है और मुझे डर भी लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल संसद का डिबेट नहीं था आज लोकसभा। बिल्कुल, ये तो डेली होगा नॉर्मल डिबेट। हमारे संविधान दिवस पर विशेष डिबेट था। ये संविधान दिवस पर चर्चा थी। और संविधान दिवस का आप याद करिए, उस समय मतलब लगभग 180-85 साल अंग्रेजों के शासन से मुक्ति थी। 800 साढ़े 800 साल भारत के अलग अलग भागों में पहले हमारी गुलामी रही है। वहां से निकल के आके देश ने अपने आगे बढ़ने के लिए उस समय सिस्टम चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया। और उस समय की परिस्थिति क्या थी, जब संविधान सभा बना था तो भारत पाकिस्तान एक था, उसमें से पाकिस्तान के सदस्य चले गए, आपके देश का विभाजन हो गया। संविधान बनते बनते इतने खून खराबे हुए। आप सोचिए ना, 30 लाख लोग, 10 से 30 लाख लोगों के मरने की बात आ रही है सामने कि इतने लोग उसमें मारे गए थे, इतने शरणार्थी आए थे, 563 रियासतों को शामिल करना था। ये बाद में नहीं लड़ सकते थे क्या? संविधान दिवस पर आज विशेष सत्र इसको कहा जाना चाहिए। संविधान दिवस के लिए विशेष सत्र था। इस विशेष सत्र का उपयोग संविधान की उस संकल्पना को, उसके पीछे की सोच को, दृष्टि को, भारत के सपने को, और उसमें मूल लोगों ने क्या विषय रखा, आज सांसदों नेताओं का क्या दायित्व है, इस पर बहस होनी चाहिए थी। तो ये तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी राजनीति ऐसे दृष्टिहीन लोगों से भरी हुई है, ऐसे बीजन लोगों की भर गई है जो किसी अवसर के महत्व को नहीं समझते हुए उसका भी सत्यानाश कर दे रहे हैं। और राज्यसभा में क्या हुआ है, राज्यसभा में तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप हमारा सम्मान नहीं करते हैं सभापति को, तो हम लोग आपका क्यों सम्मान करें।
इस लेवल की बातचीत तो मुझे नहीं लगता है कि इतिहास में कभी सभापति के साथ असहमति हुई हो, आज तक सदन में विपक्ष के नेता किसी नेता ने किया हो। अब सेकंड बात पर प्रियंका जी का मेडन स्पीच था, प्रियंका वाड्रा जी का आज जब मेडन स्पीच होता है तो जो लोग सब लोग जानते हैं कि उसमें टोका टोकी नहीं होती है, वो कुछ भी बोल सकती थी। लेकिन मेडन स्पीच आपको संविधान दिवस पर मिला है, पहली बार आप सांसद बन के आई हैं, आप कम से कम देश को तो बता देती ना कि हमारा देश के बारे में क्या दृष्टिकोण है, मेरे पास कितनी गहरी सोच है, संविधान के अनुरूप हम कांग्रेस पार्टी को कैसे देखते हैं। सरकार की आलोचना भी की जा सकती थी। अगर संविधान के मूल स्तंभों की बात करते हुए सरकार की आलोचना करते, कुछ प्राइम मिनिस्टर को कोट करते, कुछ पहले के प्रधानमंत्रियों को संविधान सभा के भाषण कोट करते तो लगता कि है अच्छा। वो जो बोल रही थी आपको संसद में तो तथ्यों पर बोला जाता है ना। उन्होंने एक दर्जी के बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश में मैं गए था, एक दर्जी के 2 बच्चे थे, उसने बताया और उसको पुलिस ने गोली मार दी। क्या उत्तर प्रदेश के किसी एनकाउंटर में अभी तक कोर्ट ने साबित किया है कि पुलिस ने सीधे बैठा के किसी को गोली मार दिया होगा? ठीक है, कन्हैया लाल की तो दर्जी पर उनका आरोप तो है ना, उनका आरोप तो है, बार बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि पुलिस ने नहीं आरोप नहीं लगाई है। सुनिए, उन्होंने कहा है कि गोली मार दी, आरोप शब्द नहीं प्रयोग है उसमें। नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो तो बार बार कह रहे हैं, वो तो पहले भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं। भाई तो संसद में संविधान दिवस का, अच्छा अखिलेश जी पर आइए, अखिलेश जी ने जो भाषण दिया कितना खतरनाक भाषण है। मैंने भारत की छवि, ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को भारत में 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। ये 2ym दर्जे के नागरिक 2 हमारे सामने बैठे हुए आपसे जब बात फाइट कर रहे हैं इतनी देर से, ये आपसे फाइट करे, सब 2ym दर्जे के नागरिक है। शर्म नहीं आती है इन लोगों को? और वो कह रहे हैं, उतने नहीं कह रहे हैं कि इनके धर्म स्थल छीने जा रहे हैं। मैं तो पूछता हूं, एक नाम बताओ ना इस देश में। अखिलेश जी इतने बड़े नेता हैं देश के, पार्लियामेंट में तथ्यों के साथ बात की जाती है। क्या इस देश के वर्तमान कानून और संविधान में संभव है कि मैं अगर दावा भी कर दूं, प्रमाण भी दिखा दूं, तब भी वो स्थल ऐसे बदल सकता है बिना न्यायालय के आदेश के? और कितना समय लगता है? तो इस प्रकार से आज का एक महत्वपूर्ण अवसर था। ये स्वतंत्रता दिवस का 50वें पर हम लोगों ने, आपको याद होगा 1997 में 50 वर्ष पूरा हुआ था और उसमें बहस हुई थी। उस समय इस समय से ज्यादा लड़ाई थी पॉलिटिकल। वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन की जा चुकी थी, देवगौड़ा जी की सरकार आई जा चुकी थी, लेकिन उस समय कितने शानदार बहस हुए थे, लोगों ने संसद को लेकर प्रस्ताव पारित किए थे। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा था, आज की पूरी डिबेट जो है, जो आज का तो इन लोगों ने नहीं, जो पीड़ा आपकी है, इसका मतलब यह है कि आपने तय करके रख लिया हुआ है कि हमको केवल लड़ते हुए अपने को दिखाना है, सड़क पर हम लड़ सकते हैं ये दिखाना है। जल्दी से कोई भी अवसर आए उसको इसी तरह गंवा देना। अजीज खान साहब 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए जो अवधेश जी ने कहा। जी, ऑडियो। हेलो जी, बोलिए। मैं कहता हूं अवधेश जी बहुत ही सम्मानित पत्रकार है और सम्मानित शख्स हैं, बड़ा सम्मान मैं करता हूं। उन्होंने कुछ चीजें रखी, बड़ी अहम बात, और उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्या क्या वो सारे एक अलग इश्यूज हैं। लेकिन जो अभी बात कहा गया कि मार दिया जा रहा, साहब मैं लखनऊ में रहता हूं, मैं कह रहा हूं कि यहां पर किस तरह अभी अमन, एक लड़का था अमन पांडे, उसको किस तरह पुलिस ने पकड़ करके किस तरह कस्टोडियल डेथ किया, उसका कस्टोडियल डेथ हुआ। किस तरह इसी इलाके में एक और बच्चे को, गौतम लड़के को किस तरह पकड़ा और उसके बाद उसको मार दिया। तो जिस तरह पुलिस पूरी तरह से बेखौफ हो करके आज पकड़ करके कस्टोडियल डेथ कर रही है, पकड़ करके मार दे रही है, ये वाकई में शायद कभी ऐसा ना रहा होगा। किस तरह अधिकारियों पर से इकबाल खो चुकी है सरकार, आप देखिए खासतौर से उत्तर प्रदेश की, ये शायद अभी कभी ऐसा नहीं था। विजय जी रिस्पॉन्ड कीजिए। कि इन्होंने 2-3 बातें रखी हैं, उनका जवाब देना बहुत जरूरी है। एक तो मैं इनको बता देता हूं, ये बता संविधान और हिंदू मुस्लिम के इकट्ठे की बात करते हैं, ये इनके नेताजी अमान्य है। ये देखिए, ये मुसलमानों के दुश्मन बता रहे हैं विधानसभा में खड़े होके। ये मुलायम सिंह जी के बयान है। अब आप मुझे बताइए, मैंने बताया आपको, आपने बुलडोजर का बोला, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक केस बता दीजिए जिसमें दोषी पाया गया हो कि बुलडोजर गलत चला है।
भाई अवैध संपत्ति पे, सरकारी संपत्ति पे बुलडोजर। ठीक है, वो कह रहे हैं लोगों का एनकाउंटर हो रहा है और उन्होंने उसको लेकर भी। आप मुझे एक एनकाउंटर बता दीजिए जो फेक एनकाउंटर हुआ हो। एक भी न्यायिक जांच बैठाई जाती है, न्यायिक जांच में बिल्कुल तथ्य सामने रखे जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक इसकी PIL डाली जाती है। एक भी गलत एनकाउंटर नहीं पाएगा। हाँ ओके, देखिए बदमाशों के लिए तो गोली होती है, जो गोली मारेगा पुलिस को मारेगा, पुलिस को जो मारेगा कानून हाथ में लेगा, उसके लिए क्या होगा? फूल बरसाए जाएंगे। ओके, चलिए मुझे एक ब्रेक लेना है, रुकिए एजाज खान जी, अभी आऊंगा मैं, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद दो टूक में चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। संविधान को लेकर जो कुछ आज चर्चा हुई है उसको, संविधान को मैंने कहा जिस तरह से संसद में हो रहा था ठीक ठीक वैसे यहां पर भी हो रहा है कि संविधान की बहस जो है कहीं कहीं पहुंच गई है, क्योंकि संविधान की चर्चा ना संसद में उतनी हुई, ना आज की डिबेट तमाम, और मेरी डिबेट नहीं, तमाम डिबेट में सब चीजें इधर उधर जा रही है। संविधान को क्या खतरा है कोई ये नहीं बता रहा, सबके अपने अपने जो है राजनीतिक हित है, अपने अपने राजनीतिक लक्ष्य हैं। लेकिन आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त जो है हम चर्चा कर रहे हैं संविधान को लेकर के जो डिबेट चल रही है और उसको लेकर विपक्ष की तरफ से सरकार पर हमला बोला गया, तो सरकार ने भी सीधा सीधा कहा कि जो लोग संविधान जेब में लेकर घूमते थे, राजनाथ सिंह ने इस पर पलटवार किया कि जो लोग संविधान जेब में लेकर घूमते हैं और बचपन से उनकी आदत रही और वो संविधान को हाईजैक करना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि इस पूरी डिबेट्स के अंदर इस जो संसद में आज जो हुई उसमें संविधान की चर्चा कम हुई, अपने अपने राजनीतिक जो आपके जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति की तरफ राजनीतिक पार्टियों का ध्यान ज़्यादा दिखाई दिया। इसी सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ विजय शर्मा जुड़े हुए हैं बीजेपी से, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस के समर्थक हैं, डॉक्टर अजीज खान जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अवधेश कुमार हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, निपुण आलम बयान हैं जो कि आलम बयान जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ मैं ये बता दूँ, मेरे हाथ में जो खबर है 22 नवंबर 2013 अमर उजाला, जो खान साहब आप कह रहे थे 22 नवंबर 2013 की खबर है अमर उजाला की, मुजफ्फरनगर दंगा, यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। और ये पूरी खबर यही है कि यूपी सरकार ने 90 करोड़ का मुआवजा, सिर्फ उस लिस्ट में मुसलमान थे और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या इसमें कोई हिंदू नहीं मरा। उसके बाद जो है सरकार को अपना पूरा ट्रैक बदलना पड़ा। मैं जो बात रखता हूँ तथ्य के साथ रखता हूँ, तर्क के साथ रखता हूँ। बोलिए। एक सवाल किया था कि साहब फर्जी इनकाउंटर का मुझे आंकड़ा बता दो। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई और जिसमें सुनिए सर, सुनिए मेरी बात, आजमगढ़ में मुकेश राजभर का इनकाउंटर हुआ। भाइयों ने आरोप लगाया कि कानपुर से उठाया और हत्या कर दी, ले जाके मार दिया। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, इसी आजमगढ़ में रामजी पासी का इनकाउंटर हुआ और भाई का आरोप है कि पुलिस धमकी दे रही थी, इनकाउंटर के लिए उठा ले गई और मार दिया। बागपत में सुमित गुर्जर का इनकाउंटर हुआ और परिवार का आरोप था
कि पुलिस ने उठाया और सवाल इस बात का कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं किस तरह फर्जी इनकाउंटर हुए हैं और इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कई बार फटकार भी लगाई। तो सर इसका मतलब संविधान सुरक्षित है। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगा रहा है, संस्थाएं हैं, तो इसका मतलब संविधान सुरक्षित है। विजय शर्मा जी रिस्पॉन्ड कीजिए, मैं विषय की तरफ फिर लौटूंगा। विजय शर्मा जी 30 सेकंड में जल्दी। खान जी को पता है कि जितने भी एनकाउंटर होते हैं उनकी मजिस्ट्रेट जांच होती है। एक तो बात योगी है कि इन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति को लेकर, इनको मैं बता दूं और दर्शकों को भी पता लग जाए कि जो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होती है वो एक प्रक्रिया होती है कॉलेजियम के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठते हैं जो वरिष्ठ 5 जजेस होते हैं और 3 जजेस होते हैं और उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। तो सर, देश को गुमराह मत कीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्या रहा है कि हम लोग यूपी पे चले गए। मैं फिर कह रहा हूं यहां पर भी सबके अपने अपने एक राजनीतिक लाइन है, तो उसी लाइन से सब जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो लार्जर इश्यूज हैं उन पर जरूर बात करनी चाहिए। संविधान को खतरा क्या है ये थोड़ा सा जरूर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें, एनकाउंटर कहीं होता है, मानवाधिकार आयोग आता है और उसकी जांच होती है, न्यायिक जांच होती है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है सर। वो जो है वो हैदराबाद में भी होता है और वो जो है कर्नाटक में भी होता है और सबकी एक प्रक्रिया है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं संविधान है तभी तो इन सब चीजों की सुनवाई हो जाती है। संविधान सुरक्षित है तभी तो समाजवादी पार्टी ने जो 90 करोड़ का मुआवजा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठीक करवा दिया। यही तो मैं कह रहा हूं संविधान है, संविधान कहीं नहीं जा रहा। लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, रुकिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान को आज किसी ने नहीं कहा और ये मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। संविधान को सबसे बड़ा खतरा किससे है? संविधान को, भारत के संविधान को अगर सबसे बड़ा खतरा किसी से है तो वो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति से है। और वो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस देश में कई संस्थाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम शरिया से चलेंगे, हमारे लिए संविधान कुछ नहीं है। संविधान में जितने प्रावधान हैं उनको नहीं मानते। और इसमें से एक संस्था जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। और मैं कह रहा हूं उसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? संविधान को खतरा है ना, संविधान को खतरा है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से क्यों नहीं खतरा है? 1973 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया है, क्या एक एनजीओ है, लेकिन उस एनजीओ की इतनी ताकत है कि वो भारत का संविधान नहीं मानती। वो कहती है कि हमारे लिए शरिया कानून है। वो देश की अदालत को नहीं मानती, देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, देश की संसद को नहीं मानती। तो फिर खतरा किससे हुआ संविधान को? संविधान को खतरा इस जो है इस अपीजमेंट पॉलिसी से है, इस शरिया कानून को मानने वालों से है। मैं आपको कुछ खबर है, आपको अच्छी तरह से याद होगा जब 3 तलाक का मामला देश की संसद में आया था और संसद में कानून बना था, उस सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई थी। तो क्या कहा गया था? इसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश की सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि 3 तलाक का जो मामला उसमें कोई कानून नहीं बन सकता, इसलिए क्योंकि महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है। महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश की सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी। तो आपकी समानता की बात कहां गई? क्यों नहीं समानता? क्या महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है? देश के कौन से संविधान में लिखा है महिलाओं के पास? लेकिन वो उनका अपना संविधान है, क्योंकि वो संविधान से नहीं शरिया से चलते हैं। कुछ खबर आपको दिखाता हूं। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सीधी धमकी है कि देश की अदालत जो मर्जी कहे, देश की सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहे, संसद कुछ भी कहे, हमें तो वही स्वीकार है जो हम कहेंगे। खाता ना भाई, जो वक्फ बोर्ड कहे, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहे वही कहे। और ये धमकी देते हैं कि भैया एक स्वीकार नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा यूसीसी स्वीकार नहीं है, शरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे। तो इनके लिए क्या कानून है? इनके लिए संविधान नहीं। इन्होंने ये नहीं कहा कि संविधान से समझौता नहीं करेंगे, इन्होंने कहा शरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे। तो ये जो है इस देश में संविधान को खतरा किससे हुआ? संविधान को खतरा ऐसी संस्थाओं से है। संविधान को खतरा किससे है? संविधान को खतरा इससे है। एक और खबर आपको दिखाता हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भारत पर शरिया अदालतें खोलने की योजना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था देश के हर जिले में हम शरिया अदालत खोलेंगे। तो मतलब इनके लिए भारत की अदालतें, संविधान में जो अदालतें हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए शरिया की अदालतें इंपॉर्टेंट है। शरिया अदालत खोलना चाहती हैं। तो संविधान को खतरा अगर किसी से है तो इससे है। संविधान को खतरा किससे है? कि देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मंजूर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम चुनौती देंगे। उस शरीयत से मतभेद पैदा करता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई आता है तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरीयत से मतभेद है। भाई ये शरीयत के हिसाब से नहीं चल रहा, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। तो फिर उसके बाद आप कहते हो संविधान की, और इसी संविधान के तहत देश की संसद ने सीए कानून पारित किया था। उसके खिलाफ देश में किस तरह से जहर फैलाया गया, यह कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी और इसलिए नहीं मानेंगे। देश में उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
तो वो भी तो कानून देश की संसद से पारित हुआ था ना, सीए कानून, वो भी तो संविधान के तहत पारित हुआ था। बोलिए। इमरजेंसी भी इसी संसद से पारित हुई थी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। इमरजेंसी जो पारित हुई थी, और ये दोनों में फर्क है। इमरजेंसी के समय विपक्ष के कृषि कानून बिल भी पास हुआ था, कृषि कानून बिल भी पास हुआ था, कृषि कानून बिल भी पास हुआ था, कृषि कानून बिल भी वापस हुआ था। जब इमरजेंसी मैं कह रहा हूँ ना, ये देखिए, फिर देखिए, यही इमरजेंसी वाली माइंडसेट है। देखिए इमरजेंसी सही थी नहीं, हम मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। आप जब आप मलौदा डालने जा रहे हैं, डिबेट शुरू हुई और मैंने तो उदाहरण दिए, जैसे मैंने पोल खोलनी शुरू की, अब आप पोल अभी देखिए, तुरंत इमरजेंसी भी तो संसद से पारित हुई थी, तो फिर इमरजेंसी को इन्होंने जायज ठहराया। और मैं यही कह रहा हूं, ये इमरजेंसी वाली मानसिकता और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो सबसे खतरनाक है इस देश के लिए और संविधान के लिए। ना ना ना, मैं तो इस चीज को कह रहा हूं क्योंकि कृषि कानून बिल भी इसी संसद से पारित हुए थे। और कैसे वोटिंग करा ली गई थी कोविड कॉल में, बताइए। नहीं, कैसे पारित हो गए थे, कैसे पारित हो गए थे, बताइए। चलिए तो मतलब चलिए तय कर लीजिए, नैतिकता तय करिए ना। इनको संसद को मानते हैं, क्यों नहीं? संसद चलाने की जिम्मेदारी नहीं। संसद में जो मैं कहूंगा वही है। ये रोंदू बच्चा है, ये रोंदू बच्चा है। जैसे ही विकेट गिरेगी बल्ला लेकर भाग जाएगा, विकेट गिरेगी बल्ला लेकर भाग जाएगा। ये रोंदू बच्चा है, 240 में उखड़ गए, 2 डंडियों पे सरकार है, 2 डंडे उखड़े हुए हैं, 2 डंडियों पे सरकार है। चलिए तो गिरा दीजिए ना, उससे गिरेगी, वो तो संविधान गिरेगी। मैं तो कह रहा हूं सरकार गिरेगी, अगर न्यायपूर्वक काम नहीं करेगी तो गिरेगी सरकार। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, नहीं इसका मतलब आप रोएंगे? रोंदू बच्चा नहीं, कोई रोंदू नहीं, रोंदू तो हमने देखा कौन होता है। निपुण जी, रोंदू बच्चा, निपुण जी। पहले तो बात इमरजेंसी जो है ना संसद ने नहीं लगाई थी, वो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। और बाद में 44वें संविधान संशोधन से मंत्रिमंडल में लिखा गया, मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव से इमरजेंसी लगेगी, तो संसद में पारित हुआ था 42वां। 3 बजे राष्ट्रपति को बाथरूम से निकाल के कहा था दस्तखत कर दो, रात को 3 बजे। हाँ, जावेद भाई ने कहा कि ऑर्गेनाइजर का उदाहरण दिया। अगर हम ऐसी बातें उठाएंगे तो 1953 में अंबेडकर जी ने राज्यसभा में संविधान के ऊपर क्या टिप्पणी की थी मैं उसको करना नहीं चाहता, लेकिन मैं मूल मुद्दा उस पे आता हूँ। मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ। मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा क्या है? देखिए, संदर्भ जरूरी होता है, संदर्भ जरूरी। मैं एक लाइन, मैं अशोक जी, मैं बिल्कुल शांति से बैठा। देखिए, संविधान का मतलब क्या है? संविधान का मतलब है संवैधानिक शासन। संवैधानिक शासन का मतलब है सीमित सरकार। मैं देखता हूं नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 8 संविधान संशोधन हुए। सारे संशोधन सामाजिक और आर्थिक न्याय के थे, लेकिन जो संविधान की मूल आत्मा क्या है कि शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। साथ ही शक्तियों के केंद्रीकरण का किस प्रकार से उल्लंघन किया गया कि न्यायपालिका को मौलिक ढांचे का सिद्धांत केशव भारती में लाना पड़ा। आप देखिए 24वां संविधान संशोधन, जहां पे कहा जा रहा है कि न विधायिका न न्यायपालिका, जो कार्यपालिका कहेगी वही सही। 24वें संविधान संशोधन संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। और फिर 42वें संविधान संशोधन से आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इस प्रकार के प्रावधान थे कि पूरे संविधान की जो आत्मा थी वो तार कर दी गई, उसको संशोधन बाद में मिनरल मिल्स किया। बहुत सारी बातें हैं। अगली बात क्या थी? केंद्र राज्य का अगर आप देखें ढांचा हमारा क्या था कि संघात्मक ढांचा। उस संघात्मक ढांचे पर प्रहार जितने ज्यादा कांग्रेस सरकार में हुए, इतने कभी भी आपको देखने को नहीं मिलते। मैं फिर दिक्कत है कि हम लोग बार-बार इतिहास में चले जाते हैं। मैं कह रहा हूं इतिहास में बड़ी सारी चीजें मिलेंगी और इतिहास में हम जाएंगे तो सबकी जो है जड़ें खुदेंगी। मैं तो कह रहा हूं आज को लेकर बात करें ना, आज को लेकर अगर कुछ चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों पर मिल बैठ के चर्चा करें, उन चुनौतियों को लेकर कैसे, क्योंकि संविधान की हिफाजत करना किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है। और अगर कहीं लग रहा है, लेकिन फेक नैरेटिव से बचना चाहिए, फेक न्यूज से बचना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना। एक छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद अंतिम कमेंट के लिए आऊंगा। छोटे से ब्रेक के बाद अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ओके चलिए जल्दी से, मैं समय कम है, एजाज खान साहब आपसे शुरू करता हूं। अगर संविधान की चिंता है सबको, तो क्या कोई कॉन्क्रीट जो है सुझाव कोई आपकी ओर से आ सकता है इसको लेकर के इस 2 दिन में? खान साहब नहीं। खान साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं। खान साहब आपने ईपी निकाल दिया था। मेरा छोटा सा बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूं, अब 2 दिन का जो सत्र है, क्या उसमें आपकी तरफ से संविधान बचाना, सबकी संविधान सुरक्षित है, सबकी जिम्मे है, क्या कोई कॉन्क्रीट जो है आपकी तरफ से कोई एक सुझाव आ सकता है कि भाई इस तरह से करें तो संविधान सुरक्षित रहेगा? देखिए बिल्कुल सुझाव है, और जो अगले 2 दिन बहस है आने वाले वक्त में, उसमें बहुत सारी चीजें रखी जाएंगी। और देश में जो इस तरीके के हालात हैं, इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं, आज आप देखिए कि अगर कोई भी आवाज उठाता, उसकी आवाज को दबाया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं दबाने के। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे पूरी तरह से प्रहार किया जा रहा है, उसको कैप्चर कर लिया गया है। उसको फ्री किया जाए, उसको आजाद किया जाए, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इनका डर दहशत लोगों में खत्म किया जाए और सभी लोगों को इंडिपेंडेंट करके और उनको इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका दिया जाए, तभी संविधान सैयद जवाद 30 सेकंड। ओके सैयद जवाद 30 सेकंड। वो कत्ल भी करेंगे तो चर्चा नहीं होगी, हम बहस चाहेंगे तो कर देंगे बदनाम। ये आज का है, आप चर्चा करिए और बिल्कुल सकारात्मक वातावरण बना करके सदन की अंदर चर्चा होना चाहिए, विपक्षी नेताओं को सुनना चाहिए। ठीक है, गर्मा गर्म बहस हो, लोगों के बीच जाना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद संवाद ये भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है। और खूबसूरत वातावरण बना करके ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी हो सकता है, कुछ नाइत्तेफाकियां होंगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी इस चीज की बनती है कि विपक्ष को सुनिए थोड़ी। ओके अवधेश जी। देखिए, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मान के चलिए ये संविधान दिवस का डिबेट देश में जो पिछले 2-3 सालों से एक वातावरण बनाया गया है, उससे ज्यादा से कि देश में संविधान नष्ट हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, उसी वातावरण में नरेंद्र मोदी सरकार फासिस्ट है, उसी वातावरण में ये डिबेट विपक्ष ले जाएगा। विपक्ष इसको संविधान दिवस की बजाय जो तय किया हुआ है कि हम संसद और सड़क में कोई अंतर नहीं रखेंगे, उसी में ले जा रहे हैं। ये 2 दिन निकाल देते, बाद में लड़ाई लड़ते, तो ये एक रिकॉर्ड में जाता कि संविधान दिवस पर ये सांसद से कैसे हुआ। विजय जी। नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है, देखिए प्रधानमंत्री को अभी बोलना। सर मेरे पास समय बिल्कुल मैं खत्म हो रहा है। विजय जी 30 सेकंड में बोल दीजिए। जी देखिए, संविधान को मजबूत करने का काम बीजेपी ने किया है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से, और खासकर गांधी नेहरू परिवार, इन्होंने कमजोर करने का काम किया। आपने देखा होगा किस तरह से NAC की अध्यक्ष बनके, और वो फाइलें किस हैसियत से सोनिया गांधी के पास आती थी। तो ये शुरू से लेकर आज तक आज देखेंगे। ओके सर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज तो मुझे भी थोड़ी सी निराशा हुई, जैसे अवधेश जी ने भी कहा। उम्मीद करेंगे कि कल जो है कुछ अच्छे वास्तव में संविधान को लेकर देश की युवा पीढ़ी भी कुछ सोच सके, सुन सके, ऐसी चर्चा कल देखने को मिलेगी। अंत में एक बात, छोटी सी बात कह रहा हूं, क्योंकि आज प्रियंका गांधी वाड्रा जी का पहला स्पीच था। अच्छा लगा, उन्होंने जैसे भी स्पीच दिया, लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा पुलिस की गोली से जो एक उन्होंने संभल का मुद्दा उठाया, अदनान और उजैन, उन्होंने एक दर्जी के 2 बच्चों की बात करी, अदनान और उजैन। तो प्रियंका जी, आपको मुझे लगता है तरुण और यश तेली की भी बात करनी चाहिए। वो भी बेचारे एक दर्जी के बेटे थे, लेकिन वो आपके एजेंडा को सूट नहीं करता, क्योंकि वो कन्हैयालाल दर्जी के बेटे थे। उनका नाम तरुण और यश तेली था, जिनके पिता को सर तन से जुदा गैंग ने जो है वो ऑन कैमरा उनका सर काट दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बीजेपी की नेत्री का समर्थन कर रहे थे। तो संविधान को अगर खतरा है तो सर तन से जुदा गैंग से भी है। तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने एक भी शब्द कहा तरुण को लेकर, यश को लेकर? उनको जो है संबल तो याद रहा, लेकिन वो कन्हैयालाल को भूल गई, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यही मैं कहता हूं कि खतरा संविधान को इससे है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, खतरा उससे है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।